Hello dear students, it's Kiran your teacher. Today I'm going to give you important part of democracy. Already मैंने इससे पहले वीडियो में दे दिया है आपको, पार्ट 1 इसका होगा जिस पे मैंने दे दिया है डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन। दैट मीन चैप्टर 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो में। बट आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि 12 क्वेश्चन तो मैं दे चुकी हूँ और 20 नंबर तक जाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पर डाले हैं जो नोट के तौर पे मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन क्रिएट मैंने नहीं किया है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है और मैंने इसलिए टॉपिक के फॉर्म में दिया है कि बहुत सारी चीज़ छोटे से टॉपिक में आ जाती है और क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए एक तो अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ता है और एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट देना होता है। सो पहले तो मैं ये टॉपिक दे दूँ जो जानना ज़रूरी है। और क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10th में भी आपको सिविक्स में डेमोक्रेसी ही पढ़नी है। दैट मीन डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में बात करनी है, इनके एग्जाम्पल्स आपको जानने हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये दे दिया है जो आपके लिए 9th एज वेल एज 10th दोनों के लिए यूज़फुल है। सो यहाँ से शुरू करें। ये नोट्स मैंने दिया है आज का, और पहले मैंने चाइना के बारे में इसमें बताया, तो आप देख लो। जैसे मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि चाइना में डेमोक्रेसी का इल्यूजन है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहते तो हैं उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, पर रियल डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे? तो यहाँ पर हम देख लें। चाइना जो है वो इलेक्शन होते हैं उनके यहाँ भी। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, और कंट्री के पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन उनके यहाँ भी हर 5 साल में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन हर 5 साल में ही हो। बस डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि रेगुलर इंटरवल पे जो है इलेक्शन होने चाहिए। वो 4 साल में हो, 5 साल में हो, 6 साल में, या ज़्यादा और कम हो सकता है। तो उनके यहाँ भी 5 year में ही होते हैं, और उनकी पार्लियामेंट को वो कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हालांकि एक चाइनीज़ टर्म भी है जो मैंने नहीं दिया है आपको, क्योंकि यही नॉर्मल टर्म है उनके पार्लियामेंट को बुलाने का। अब यहाँ पर आप ध्यान देना। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट्स नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन लड़ने से पहले ज़रूरी है कि एक कैंडिडेट जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को अप्रूवल ले उनसे। जो भी है, एक नॉर्मल सा एक ह्यूमन बींग्स है, को दे तो नहीं, सॉरी, उनसे ले। एक आदमी अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, वोट देना तो अलग बात है। अगर वो एक कंटेस्टेंट के तौर पे पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप किसी भी पार्टी से खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो सकते हैं। हो सकता है अगर पार्टी बड़ी है तो आपको खड़ा करे या ना करे, दैट मीन वो अपनी पार्टी का टिकट आपको दे या ना दे, ये तो उनकी मर्जी होती है। लेकिन अगर आपको कोई ना भी दे तो यहाँ फिक्र की बात नहीं है। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट जो है कंटेस्टेंट के तौर पर आप लड़ सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना जो है फाइल कर सकते हैं ये सारी चीज़। और आप, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं, दैट मीन यहाँ पर हमारे देश में या जहाँ भी रियल डेमोक्रेसी होगी वहाँ कोई बंदिश नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि उन्हें अप्रूवल चाहिए, किससे? तो वहाँ की चाइनीज गवर्नमेंट पार्टी से। और आगे बता रही हूँ मैं आपको। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्टरनेटिवली सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। 1930 से ही इनके यहाँ ये चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन विन करता है, कौन गवर्नमेंट बनाता है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। इन्हीं की ऑल्टरनेटिव पार्टीज हैं। मैं एक जगह आपको और देने वाली हूँ, और वो क्या देने वाली हूँ कि सिंपली चाइना में जो पार्टीज हैं, वैसे तो कहने के लिए 8 पार्टीज हैं, बट ये सारी की सारी कम्युनिस्ट हैं, या फिर हम कह लें कि एक ही पार्टी की सब पार्टी है, या फिर ये भी कह लें कि ये सब अलायंसेस हैं। दैट मीन कोई भी विन करे, सरकार तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनने वाली है। तो एक्चुअली ये दो चीज़ सिंपली कहता है कि उनके यहाँ जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे उनके यहाँ प्रेस एकदम फ्री नहीं है। उनके यहाँ ये सारी चीज़ जो है, बंदिशें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि कहता है कि रियल डेमोक्रेसी उनके देश में भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक मेक्सिको का एग्जांपल देने वाली हूँ उसके रिगार्डिंग। तो मेक्सिको में भी इलेक्शन होते हैं। उनके यहाँ कितने दिन में होते हैं? तो एवरी 6 years में। यहाँ तक तो ठीक है, उनके प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय कॉल्ड, इसको करना ये मिस प्रिंट है, आई मीन मिस प्रिंट क्या, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है लगभग। तो ये कॉल्ड है प्राई।
ठीक है। प्राय क्या है? तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और आपको लग रहा होगा इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी तो प्राय का मतलब नहीं निकलता। जी हाँ, ये IRP इसका ये निकलता, बट इसे ऐसे ही कहा जाता है, इसलिए हम भी ऐसे ही कहेंगे। तो उस क्योंकि ये उस कंट्री का है, वहाँ पर हम कोई फेरबदल तो नहीं कर सकते। तो सिंपली मेक्सिको में भी इलेक्शन जो होते थे, और लेकिन उनके यहाँ हमेशा कौन जीतता था? 2000 की बात है कि तब तक सिर्फ और सिर्फ प्राय ही जीतता था और कोई नहीं जीत सकता। तो सिंपली इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ धांधली ऐसी की जाती थी, और वो क्या थी? हालांकि इसके बारे में मैं क्वेश्चन क्रिएट करना चाहती थी, बट मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो क्रिएट नहीं किया। बट हाँ, 1 मार्क्स के लिए आप इसको लर्न करोगे कि मेक्सिको में कौन सी पार्टी थी, तो प्राय थी। प्राय क्या था? हर बार वो 2000 तक इलेक्शन वही जीतते थे। ये दिखाता है कि उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं था। डेमोक्रेसी ना होने की यहाँ से रीज़न है कि हमेशा केवल वही जीतता। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात आ सकता है कि ऐसा थोड़ी है, कोई भी एक पार्टी बहुत अच्छा काम करे तो सालों साल वही जीते, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल, आपका ऐसा सोचना सही है। यहाँ सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि वो कुछ टेक्नीक इस्तेमाल करते थे, ट्रिक इस्तेमाल करते थे, गलत तरीके इस्तेमाल करते थे कि हर बार सिर्फ वही विन करें। यहाँ पर मेक्सिको से रिलेटेड तो नहीं, पर जिम्बाब्वे से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन डाला है, जहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगी कि मैं किस तरह के इलेक्शन की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पर हमेशा वही विन करके आते हैं। और अगर फेयर तरीके से विन करके आते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहाँ पर विन करने के लिए आप कुछ डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट बता दूं, थोड़ा सा मैंने केवल सऊदी अरेबिया के बारे में दिया है। 2015 तक वहाँ पर क्या था? वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। वहाँ की महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं था कि वो वोट भी दे सकें। 2015 कोई बड़ी बात नहीं है, आज से 5 साल पहले तक उनकी महिलाओं को तो अधिकार भी नहीं था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एस्टोनिया एक कंट्री है जिसके यहाँ भी एक विचित्र सी कहानी है। has made its citizenship rules in such a way that people belonging to the Russian minority, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट द वोटिंग राइट। यानी एस्टोनिया जो कंट्री है, वहाँ पर अगर रशियन माइनॉरिटी का कोई आदमी है तो उनको वहाँ वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। हमारे देश में ऐसा है क्या? कहीं से भी कोई भी आए, और अगर बाहर से भी कोई फॉरेनर्स भी आकर स्टे कर देता है और अगर यहाँ की नेशनलिटी वो हासिल कर लेता है तो उसे भी अधिकार दे दिया जाता है वोटिंग राइट। तो इस तरीके से वहाँ भी, यानी एस्टोनिया भी जो है, उनके यहाँ भी रियल डेमोक्रेसी नहीं है। भले वो कहते हैं कि उनके यहाँ इलेक्शन होता है, बाकी सब होता है, लेकिन अगर आपने रशियन माइनॉरिटी को अधिकार ही नहीं दिया तो डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है? अब मैं यहाँ बताऊँ नेक्स्ट कंट्री के बारे में, दैट इज़ फिजी। इनके यहाँ और भी विचित्र सी कहानी है। फिजी भी एक कंट्री है। इनके यहाँ क्या है? इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। अब दोनों में अंतर क्या है वो समझ लो। इंडिजीनियस फिजी क्या है? जो वहाँ के रहने वाले, वहाँ के रेसिडेंट, वहाँ के ही निवासी। और जो इंडियन फिजियन कौन है? जो इंडिया से गए थे, वहाँ गए थे, और वैसे आज़ादी से पहले ही गए थे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर। अभी भी लोग जा सकते हैं, लेकिन उस समय जब गए थे, और उन्हीं के ये वंशज हैं, आज तक भी स्टे कर रहे हैं वहाँ, तो उनको वो अधिकार नहीं दिया जाता, या उनके वोट की कीमत कम होती है। जबकि डेमोक्रेसी में, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि रियल डेमोक्रेसी क्या है, कि वोट की कीमत एक होगी, एक आदमी, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन इनके यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई जो फिजी के लोग होंगे उनके वोट की कीमत ज़्यादा होगी, और जो इंडिया से गए हुए फिजी हैं, आई मीन इंडिया से जाकर जो वहाँ बस गए हैं, जिनको हम इंडियन फिजियन कह सकते हैं, तो वो, उनको अधिकार नहीं है। तो ये भी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है। अब मैं नेक्स्ट आपको देने वाली हूँ, दैट इज़, एक्चुअली मैंने यहाँ ऐसे ही डालने की कोशिश की थी, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली डेमोक्रेसी हम किसको कहेंगे? जहाँ पर भी रूल्स होंगे कानून के लिए और आपके अधिकारों के लिए वहाँ पर सम्मान होगा। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ अधिकार दिए जाएं, किसी को ना दिए जाएं, तो वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। यहाँ पर मैं जिम्बाब्वे से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे रही हूँ, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने क्रिएट किया है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में इन्होंने अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी वाइट माइनॉरिटी से। लेकिन उसके बाद जो आज़ादी दिलाने वाली पार्टी थी वो कौन थी? तो जानू पीएफ पार्टी थी, और उसके लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे थे। तब से 1980 से, from then the country has been ruled by the party that led to freedom struggle, JANU PF, एंड इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। ये बहुत अच्छी बात सुनकर लग रही है कि भाई वहाँ पर
जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलाने वाले जो थे वाइट माइनॉरिटी से, वो जानू पीएफ पार्टी थी और उनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। ऑब्वियसली जब जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ तो जिन्होंने आज़ाद करवाया था वही रूल करेंगे, तो ऐसा हुआ भी जिम्बाब्वे में। लेकिन कहानी तब बदल गई जब वो ही रूल करते रह गए, और रूल करने के लिए अगर सचमुच इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ही शासन करने मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने गलत तरीके इस्तेमाल करके अपने आप को स्टैब्लिश रखा। दैट मीन वो कहते तो हैं कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, बट रियल में वो डेमोक्रेसी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। वो कौन सी चीज़ थी, इस क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में ये है एक्चुअली आपके इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मैं आपको दे रही हूँ व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय रॉबर्ट मुगाबे इन जिम्बाब्वे टू रिमेन इन पावर। जिम्बाब्वे ने ऐसा क्या किया था पावर में रहने के लिए? तो सिंपली दीज स्टेप्स वर टेकन बाय रॉबर्ट मुगाबे इन जिम्बाब्वे टू रिमेन इन पावर। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली उन्होंने आज़ादी दिलाई थी। आज़ाद तो रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जब से वो आज़ाद हुए, दैट मीन 1980 के बाद से वो रूल कर रहे थे। एंड उनके यहाँ जो है इलेक्शन जो होता था, इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, और ये जो था इट वाज ऑलवेज वन बाय जानू पीएफ पार्टी। रेगुलर इलेक्शन जो है वो रेगुलर होता था, जो कि डेमोक्रेसी का रूल है। लेकिन जीतता कौन था? सिर्फ जानू पीएफ पार्टी, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई कब है? तो अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन इलेक्शंस, या यहाँ पर मैंने इन इलेक्शन लिखा है, दोनों आप यूज कर सकते हो। प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो पॉपुलर तो थे, प्रसिद्ध तो थे, लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर रहे थे जीतने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है, गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या मैं दे रही हूँ, देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और तो और आम जनता को ये अधिकार भी नहीं था कि प्रेसिडेंट अगर कुछ गलत कर रहे हैं, रॉबर्ट मुगाबे से कुछ गलती हो रही है, तो उसको क्रिटिसाइज किया जा सके, उसमें खामी निकाली जा सके। क्या हमारे देश में ऐसा है? अगर हमें लगता है हमारी कोई पार्टी, कोई नेता कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमें अधिकार है बोलने का। हाँ, संविधान में ये भी कहा गया है कि किसी को गलत तरीके से ऐसा कुछ इल्जाम किसी पर हम नहीं लगा सकते कि भाई उसके मानहानि को नुकसान हो, लेकिन फिर भी हमें पूरा अधिकार है। लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ भी दिखती है कि वो डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रहे थे, कि प्रेसिडेंट हैं, अगर उनसे भी कुछ गलती हो सकती है, उनके भी क्रिटिसिज्म का अधिकार तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या पॉइंट मैंने डाला है जो प्रूफ करता है कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है? टेलीविजन एंड रेडियोज वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। जितने भी रेडियोज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी मीडिया प्लेसेस रहे, वो सारे के सारे सिर्फ जानू पीएफ पार्टी की तारीफ कर रहे होंगे और किसी पार्टी के बारे में कुछ बात ना कर रहे होंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे यहाँ भी जो रूलिंग पार्टी है, आप देखो, उनकी तारीफ भी हो सकती है, बुराई भी की जाती है, ऐसा तो नहीं है। और अपोजिशन को भी मौका मिलता है, अगर अपोजिशन कुछ अच्छा काम करती है या इस तरह की कुछ चीज़ आती है कि भाई उन्होंने मना किया, उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनके यहाँ मुगाबे ने ये सारी चीज़ बंद करवा दी थी। दैट मीन टेलीविजन और बाकी के जो राइट होते हैं फ्रीडम के, उनको उन्होंने छीन लिया था। तो राइट टू फ्रीडम उन्होंने नहीं रहने दिया था, तो उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी, ये पॉइंट भी साबित करता है कि उनके यहाँ रियल डेमोक्रेसी नहीं थी। फिर आप देखो, एक्चुअली मैंने इसमें 5 पॉइंट इसलिए डाला है कि ये बड़े क्वेश्चन की शक्ल में ही आया करता है, सो मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया है। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, कहने के लिए तो उनके यहाँ न्यूज़पेपर्स इंडिपेंडेंट थे, बट the government harassed those journalists who went against it and so on. एक्चुअली वो बोलते थे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सारे न्यूज़पेपर, सब कुछ आज़ादी है, वो अपनी मर्जी का कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके खिलाफ जाकर कुछ लिखना चाहता तो उन्हें सजा वो देते थे। तो ये सारे पॉइंट्स साबित करते हैं कि उनके यहाँ एक्चुअल रियल डेमोक्रेसी नहीं थी, उनके यहाँ नन डेमोक्रेसी ही रन हो रही थी। भले वो चुनकर आए थे, लेकिन चुन के आने के बाद जो उन्होंने पॉलिसीज फॉलो की, वो पॉलिसी सिंपली उन्हें नन डेमोक्रेटिक बताता है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की शक्ल में है, और आपको मैं यहाँ दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाई? क्यों हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत अच्छी गवर्नमेंट? और यहाँ पर ना मैंने 2 क्वेश्चंस को ऐसे ही पुट किया है सो दैट कि मैं आपको बता सकूं कि आंसर तो सेम होता है और कई बार उसके क्वेश्चंस जो हैं वो अलग होते हैं। तो जैसे बीच में मैंने और डाला है, तो आप पहले वो चेक करो। और दूसरा क्वेश्चन है, चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 61 वाज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सप्लेन। दैट मीन चाइना में जो 1958 टू 1961 के बीच में अकाल आया था, फेमाइन आया था, उसमें उसका बुरा प्रभाव पड़ने की वजह वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। कैसे?
तो सिंपली यहाँ मैं ये बताने वाली हूँ कि वहाँ पर एक्चुअली डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ नहीं अपनाई जाती थी, वहाँ पार्टीज़ भी इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थीं, इसीलिए कुछ ऐसा हुआ था। पर दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो सेम होंगे। अब यहाँ पर देखना शुरू करो, बस प्रेज़ेंटेशन को आप ध्यान रखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ही यहाँ पर प्रेज़ेंटेबल फॉर्म में दिया है, लेकिन अगर आपको सपोज़ करो ये क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ़ ये क्वेश्चन ही आता है जो मैंने और में डाला है, तो आप यहाँ आंसर ऑब्वियस है फिर ये लिखकर तो शुरू नहीं करोगे, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर का जो स्टार्टिंग फॉर्म होगा वो ये होगा कि यहाँ पर यस चाइनाज़ फेमाइन ऑफ 1958 टू 61 वाज़ रिज़ल्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ड्यू टू दीज़ रीज़न्स। ऐसा करके आप नीचे वाले पॉइंट शुरू करोगे, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कुछ दोनों क्वेश्चन को ही इस तरीके से समन करने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ एग्जांपल मैं ले रही हूँ चाइना के फेमाइन का। चाइना का पहला चीज़ जो था वो मैं यहाँ बता रही हूँ, चाइना वाज़ हिट बैडली ड्यू टू देयर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ था कि चाइना की ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से 1958 टू 61 का जो फेमाइन आया था, अकाल आया था, उसका प्रभाव वहाँ बुरा पड़ा। और इसके बाद प्रेस वाज नॉट फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वहाँ की भी प्रेस की वही हालत थी, वो फ्री नहीं थी क्रिटिसाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, क्योंकि प्रेस अगर या न्यूज़पेपर, टेलीविज़न अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है, बताती है, तो जनता को पता चलता है। और फिर रूलिंग पार्टी जो होते हैं उनको डर लगता है कि अगर जनता को ये पता चला तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं मिलेगा, तो वो एटलीस्ट डर कर ही तो सही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ वैसी बात भी नहीं थी, चाइना में कुछ भी ऐसा नहीं था, वहाँ भी कुछ वैसे ही जिम्बाब्वे जैसी कंडीशन। देयर इज़ नो अपोजिशन लीडर, और चाइना की बात तो क्या कहूँ, चाइना में अब भी यही कंडीशन है, ठीक है? चाइना भले ही इल्यूज़न क्रिएट करता है कि उनके देश में डेमोक्रेसी है, बट रियल डेमोक्रेसी उनके देश में भी नहीं है। अब यहाँ मैं बताऊँ, देयर इज़ नो अपोजिशन लीडर्स बिकॉज़ ऑफ द ओनली वन कम्युनिस्ट पार्टी। उनके यहाँ कोई अपोजिशन लीडर ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है हैविंग इट्स 8 सब पार्टीज़, ठीक है? जस्ट क्रिएटिंग इल्यूज़न ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट रियल डेमोक्रेसी। अब मैं यहाँ थोड़ा-सा और क्लियर करने की कोशिश करूँ कि उनके यहाँ जो है कोई रियल डेमोक्रेसी नहीं है, उनके यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। अगर हम लोग अपने देश के हिसाब से देखें तो जैसे हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी है, पर अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस ही खाली नहीं है, बहुत सारी पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है। दैट मीन वो अपोजिशन में बैठती है, जब भी बीजेपी कोई रूल अगर बनाए और उनको लगता है ये सही नहीं है, तो उन्हें अपोज़ भी तो करती है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपोज़िशन का होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन अगर कहीं डेमोक्रेसी है और आप कहते हो कि रियल डेमोक्रेसी है, तो वहाँ अपोज़िशन की भी वैल्यू होती है, क्योंकि अपोज़िशन ही जो है रूलिंग पार्टी को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके किसी काम को या किसी गलत तरीके से कोई पॉलिसीज़ अगर वो बन रही है, तो उसे रोकने में। बट चाइना में कुछ ऐसा नहीं था। तो एक्चुअली जो जब ये अकाल आया 1958 का, उस दौरान भी जो कोई अपोजिशन तो था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने उन्हें अपोज़ ही नहीं किया, और उनकी जो गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट, उन्हीं की सारी पार्टियाँ थी, तो कोई अपनी ही पार्टी की बुराई थोड़ी निकाल रहा होगा। तो बस सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, जबकि उनके यहाँ पर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बैठे रह गए, ऐसा नहीं है कि बैठे रहे, लेकिन उन्हें जितना करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई उन पर दबाव बनाने वाला नहीं था, कोई उनको टोकने वाला नहीं था। ये यहाँ मेरे कहने का मतलब है, ओके? अब यहाँ मैंने थोड़ा-सा इंडिया के लिए भी डाल दिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में डाला है कि क्या चीज़ था जो कि डेमोक्रेसी कैसे साबित करती है। तो चाइना का एग्ज़ाम्पल देकर मैंने क्या बोला कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। ये इतना एग्ज़ाम्पल देकर मैंने क्या बताने की कोशिश की कि ये प्रूव करता है कि चाइना में रियल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ तक ही मुझे बताना था, यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, इंडिया डिड नॉट हिट सो बैडली, इंडिया में भी ये अकाल आया। एक्चुअली वैसे इंडिया का जो सबसे बड़ा फेमाइन है वो 1943 का कंसीडर किया जाता है, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे। लेकिन ये 58 वाला भी फेमाइन था, लेकिन इसने हमें उतना प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ ऐसी थी, हमारे हमारे जो न्यूज़पेपर्स थे या फिर हमारे जो प्रेस था वो आज़ाद था क्रिटिसाइज़ करने के लिए, अपोजिशंस हमारे साथ थी, अपोजिट पार्टियाँ जो थी, एक रूलिंग पार्टी तो थी, अपोजिशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी ये फेमाइन आया, लेकिन उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि चाइना पे पड़ा, जबकि चाइना हर हाल में हमसे आगे निकल चुका था उसी समय।
अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि बिकॉज ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक फीचर्स एंड रिस्पॉन्डेड टू फूड स्कैरसिटी, हमारा जो डेमोक्रेटिक फीचर था उस वजह से ऐसा हुआ, और साथ साथ हमने डेमोक्रेटिक फीचर की वजह से जहाँ पर फूड स्कैरसिटी थी, फूड की किल्लत थी, वहाँ पर भी हमने काम करना शुरू किया। जिस वजह से, और ये कहाँ काम करना कैसे शुरू किया, तो पीडीएस सिस्टम के द्वारा। और पीडीएस सिस्टम क्या था, तो ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में है, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, जो इस बार तो वो चैप्टर नहीं आने वाला, लेकिन हाँ मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके नोट्स मैंने दे दिए हैं इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है आने वाले 10th स्टैंडर्ड तक आपके इकोनॉमिक्स एज वेल एज ज्योग्राफी में भी इसका काम आने वाला है। आप देख रहे हो, आपके इसी स्टैंडर्ड में सिविक्स में इसके यूज़ आपको देखने को और मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बता रही हूँ, व्हाट इज़ रेफरेंडम। ये तो सिंपली मैंने आपको डाला है, ये एक्चुअली इसके कुछ एग्जांपल दूंगी, यहाँ तो मैंने सिंपल दिया है रेफरेंडम। रेफरेंडम है क्या, तो रेफरेंडम एक ओकेजन है, एक मौका है, एक स्थिति है, एक परिस्थिति है। रेफरेंडम जो है एक ओकेजन व्हेन ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। यानी रेफरेंडम एक निकाला जाता है जिसमें देश के सारे सिटीजन्स को वोट करना होता है। ठीक है, तो ये रेफरेंडम एक्चुअली मैं एग्जांपल यहाँ पर मैंने हिंदी भी पुट किया क्योंकि मुझे लगा कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है। तो रेफरेंडम का मतलब होता है एक विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे पर जनमत संग्रह, यानी एक ही मुद्दा ऑन अ पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन होगा, कैन वोट ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। तो जैसे ये रेफरेंडम निकाला था, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट बने थे, आई मीन जो मिलिट्री लीडर थे, और उन्होंने डिक्टेटरशिप लागू किया था, और 2002 में उन्होंने ये रेफरेंडम पाकिस्तान की जनता के सामने दिया, क्योंकि उन्होंने 1999 में ही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटा के डिक्टेटरशिप शुरू किया था। लेकिन 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम लाया वहाँ की जनता के लिए, ताकि वो उन्हें आगे भी प्रेसिडेंट बने रहने दें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवाया था, लेकिन उस समय तक एक रेफरेंडम की बात थी। तो रेफरेंडम का मतलब ही है एक पर्टिकुलर ओकेजन, स्थिति, परिस्थिति, जिसमें वोट करने के लिए वहाँ के नागरिकों को कहा जाता है सिर्फ एक मुद्दे पर या किसी खास मुद्दे पर पर्टिकुलर। और उनका पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या था कि भाई वो प्रेसिडेंट रहें या ना रहें। और उनके रेफरेंडम में रहना आया था, तभी वो स्टे कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन्होंने रेफरेंडम निकाला, जनता ने वोट दिया कि हाँ आप प्रेसिडेंट बने रहिए, लेकिन हाँ उनके यहाँ मिलिट्री शासन था, और मिलिट्री शासन में बिल्कुल भी ये माना नहीं जा सकता कि वहाँ की जनता इतनी फ्री थी। और हो सकता है उनके मन में उनके खिलाफ बातें होंगी, लेकिन चूंकि उनके यहाँ डिक्टेटरशिप था तो जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने हाँ में जवाब दिया था, मीन्स दैट कि हाँ परवेज़ मुशर्रफ जी आने वाले समय में भी प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और इस तरह से यहाँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो ये भी एक्चुअली पाकिस्तान से ही रिलेटेड था, उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला था उसी दौरान। ये सारी जो घटना हुई थी ना 2002 के बाद की ही चीज़ है, पर इसका मतलब केवल मैं यहाँ बता रही हूँ, इतना ज़्यादा इसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ आपको मैं बता दूँ कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है। लीगल का मतलब ही होता है कानूनी, फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, तो अ ब्रॉड सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गवर्न्स एंड रेगुलेट डिसीजन मेकिंग एग्रीमेंट्स, लॉज एट्सेट्रा। बस इतना ही आप जानो, उन्होंने भी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया था, इसमें एक कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है एक लीगल फ्रेमवर्क, एक सिस्टम होता है जिसमें रूल्स होते हैं कि जो गवर्न करता है, रूल करता है और रेगुलेट करता है डिसीजन मेकिंग को। यानी उस दौरान जब मुशर्रफ साहब बन गए थे वहाँ के प्रेसिडेंट मिलिट्री शासन लगाकर, तो फिर उन्होंने ये लीगल फ्रेमवर्क लाकर एक रेगुलेशन बनाने की कोशिश की थी, डिसीजन बनाने की कोशिश की थी वहाँ पर उस दौरान। हालांकि इसे मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपके स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। ठीक है, जब आगे ज़रूरत पड़ता है तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पर मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ, व्हाट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर ये डेमोक्रेसी के आगे सिर्फ डायरेक्ट लगा हुआ है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या पहले देख लो, अगर पॉसिबल होता है तो मैं इसके एक स्नैप दिखा दूंगी आपको। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी दोनों को एक ही बोलते हैं। ये एक विचित्र सा फॉर्म है जो कि आज के टाइम पे नहीं होता है, पुराने समय में ये होता रहा था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ये प्रकार है इन विच पीपल डिसाइड ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव्स
डायरेक्टली। इसमें जो है एक डायरेक्टली डिसाइड किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं डायरेक्टली। दैट मीन जैसे हम लोग सिटीजन्स हैं, सपोज दैट आप पढ़ रहे हो, आप भी अपने आप को 18 ऑनवर्ड मान लो कि आप 18 से ज़्यादा के हो और आप भी वोटिंग राइट हासिल रखते हो, तो हम सब मिलकर, और मैं तो हूँ ही, तो हम सब मिलकर जो है ऐसी जगह जहाँ पर ये शुरू किया जाता है, दैट मीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए एक प्लेस डिसाइड होता है, वहाँ पर वहाँ के जनता जाएंगी और किसी मुद्दे पर वहाँ पर बातचीत होगी, और आप ओपन होता है ये, यानी खुले तौर पे आप डालो। जैसे अभी हम लोग वोट करते हैं तो हमारा ओपन नहीं होता, हम जब वोट देते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि हमने किसे वोट दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है खुले तौर पर सबके सामने ये वोटिंग का एक प्रक्रिया होता है, और ये जो है आज की डेमोक्रेसी से अलग है। इसलिए मैंने यहाँ क्या डाला है, दिस डिफर फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ करेंटली स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल भी अलग है आज की डेमोक्रेसी से। हालांकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी आजकल बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं देखती हूँ आपको इसके स्नैप दिखा के। ये देख रहे हो आपके सामने, ये जो फोटोग्राफ मैं दिखा रही हूँ, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक तस्वीर है जो कि स्विट्ज़रलैंड की है, ठीक है। और ये स्विट्ज़रलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तस्वीर है, और यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, ये 7 मई 2006 की एक तस्वीर है। आप देख रहे हो यहाँ पर लोग कितनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं और अपना वोट कास्ट करने। ये डेमोक्रेसी जो है बहुत पुराने टाइम की डेमोक्रेसी है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा समझो कि सारे लोग, हम लोग किसी एक डिसीजन को देने के लिए, हर लोग ऐसा किसी मुद्दे पर डिसाइड करने के लिए पहुंचे और वहां जाकर डायरेक्ट वोट देंगे, पॉसिबल तो है नहीं। तो ये अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये देख रहे हो आप, ये स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वहाँ की इस डेमोक्रेसी का, आप चाहें तो इसको नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो डेमोक्रेसी की असेंबली है, आई मीन स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी की असेंबली है, जहाँ पर आपको ये कैंटन ऑफ ग्लारस में ये चीज़ आपको दिखाया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी का नज़ारा है, जो कि आज की डेमोक्रेसी नहीं है। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा दिखाकर बता सकूं, क्या आज के टाइम पे ये पॉसिबल है। किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि कोई लोग जाए, और शायद कुछ लोग पहुंच भी जाएं और ज़्यादातर ना पहुंचे। वैसे आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा तो है नहीं कि हर लोग नॉर्मल डेमोक्रेसी में भी पहुंचते हैं, बहुत से लोग वोट देने नहीं जा पाते, हाँ ऐसा होता है। लेकिन ये जिस दिन हो जाए उस दिन तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक जगह इतने लोगों का जमा होना एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये सारी चीज़ मुश्किल है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, जिसको हम प्योर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे पॉसिबल तो नहीं है। अब मैं यहाँ आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बाद डेमोक्रेसी की दूसरी क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ। आप देख लो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें आपके 10th स्टैंडर्ड को लेकर भी, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, हाउ। ये एक स्टेटमेंट है, जानते हो, इसे आप एक पॉइंट के तौर पे भी लिख सकते हो कहीं भी। आपको अगर मैं पॉइंट के तौर पे लिखने के लिए बोल रही हूँ, दैट मीन ये हाउ केवल आप हटा देते हो ना, तो ये डेमोक्रेसी की क्या फीचर है, क्या खासियत है, उसमें बस इतना से इतना आप पॉइंट पुट कर सकते हो। बस आप समझो उसी पॉइंट को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है आपके एग्जाम्स में। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि कैसे इम्प्रूव करता है। तो सिंपली डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज ये रीजंस हैं। और वैसे भी आप जानते हो कि मुझे पॉइंट में क्वेश्चन देना बहुत पसंद आता है, और मुझे जब मैं कॉपी चेक भी कर रही होती हूँ तो मुझे जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर होते हैं मुझे बहुत सही लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ आपको देने की कोशिश की है। क्यों? ये हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। तो ऐसे एक बार आप समझो कि हमें इस बार हमने वोट दिया किसी को, और इस बार हमें लगता है कि ये पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी हम इसे वोट दें। पर इस बार हमने जैसे वोट दिया, हमें लगता है कि इनका जो है 5 ईयर का जो पीरियड है काम का, वो अच्छा नहीं रहा, उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में भी उनको वोट नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो अब मैं इसे पॉइंट के फॉर्म में कैसे दे रही हूँ, आप देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। यानी ये जो डेमोक्रेसी है कंसल्टेशन और डिस्कशन पर आधारित होता है। दैट मीन आप किसी को वोट देने वाले होते हो ना, तो जब इलेक्शन का पीरियड आता है तो जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि इस बार किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, क्यों देना है। तो ये एक वजह हुई। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पीपल। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि डिस्कशंस एंड मीटिंग्स एबल टू पॉइंट आउट
पॉसिबल मिस्टेक्स, और डिस्कशन और मीटिंग जब आप करते हो ना तो क्या मिस्टेक्स हैं, या फिर रूलिंग पार्टी के क्या मिस्टेक्स हैं, या फिर क्या मिस्टेक कर सकती है, तो इन सारी चीज़ों को आपको जानने का मौका मिलता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट रिक्वायर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस। कौन सी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें आम जनता को पार्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर नाम है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट रिक्वायर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन। पहला क्या है, मोनार्ची। सेकंड क्या है, डिक्टेटरशिप। तीसरा क्या है, वन पार्टी रूल। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा क्लियर करूँ, मोनार्ची यानी किंग परंपरा, राजा और रजवाड़े जो चल रहे होते हैं, तो राजा हैं और राजा का फिर बच्चा वहाँ का किंग बन जाता है, भले वो किंग बच्चे में वो क्वालिटी हो या ना हो, जिसको हम बोलते हैं ना हेरिडेटरी सिस्टम से बनना। तो वो मोनार्ची दैट मीन किंग परंपरा। डिक्टेटरशिप तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया मुशर्रफ जी का, और बहुत फेमस डिक्टेटरशिप का एग्जांपल बहुत से हैं वैसे, लेकिन हिटलर का एग्जांपल बहुत फेमस है, जो कि आपको हिस्ट्री में पढ़ना भी है। तो वो भी, उसमें भी आम जनता का फिर कोई रोल नहीं होता, और वन पार्टी रूल यानी अगर किसी डेमोक्रेसी में एक ही पार्टी है या कहीं कहीं भी एक ही पार्टी है, तो वहाँ भी वोट देने का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तो डेमोक्रेसी जब मैंने आपको पढ़ाया तो वहाँ मैंने आपको एक पॉइंट दिया है कि देयर शुड बी टू और मोर देन टू पार्टी। यानी अगर कोई कंट्री, कोई जगह अपने आप को कहता है कि उसके यहाँ डेमोक्रेसी है, तो कम से कम दो पार्टी तो होना ही चाहिए या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बताऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो कौन सी चीज़ है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। हाउ, डेमोक्रेसी जो है आपकी डिग्निटी को इम्प्रूव करता है, कैसे। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। फिर से आपको मैं यहाँ बता दूँ, मैंने यहाँ बताया नहीं हूँ, मैं आगे पढ़ाना शुरू कर चुकी। सिर्फ हाउ को हटा दो ना, तो ये पॉइंट है एक डेमोक्रेसी की खासियत। डेमोक्रेसी के एडवांटेज में आप ये पॉइंट डाल सकते हो, क्या, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, आम जनता की डिग्निटी को बढ़ाता है, सम्मान को बढ़ाता है, रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, इसलिए डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर हाउ लगाकर एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखो क्यों डेमोक्रेसी, या फिर कैसे। ठीक है, डेमोक्रेसी कैसे आम जनता की डिग्निटी को बढ़ाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्योंकि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस है। मैंने आपको क्या पढ़ाया, वन पीपल वन वोट वन वैल्यू, राइट। जैसे फिजी के एग्जाम्पल में बताया कि नहीं, उनके यहाँ तो जो उनके फिजियन है उनको ज़्यादा अधिकार है, और इंडिया से जो गए हुए हैं उनको अधिकार नहीं दिया जाता। नॉट ओनली इंडिया, कहीं से भी जो आदमी गया है उनके यहाँ कोई अधिकार नहीं दिया जाता। चूंकि मैं इंडियन हूँ इसलिए मैंने ये बताया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इट रिकॉग्नाइजेज दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये रिकॉग्नाइज करता है अमीर को, गरीब को, या फिर कम पढ़ा लिखा, लीस्ट एकदम मिनिमम पढ़े लिखे को या नहीं पढ़े लिखे को, तो वो सेम स्टेटस देता है। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सबको एक जैसा देखता है। जिसके लिए मैंने इससे पहले पार्ट में बताया था ना कि कैसे प्रधानमंत्री जी की भी वोट की कीमत एक होगी, और आम आदमी यानी हम और आप या फिर हमसे भी इस तरह के लोग जो होंगे वो भी अगर वोट देने जाएंगे तो उनके वोट की काउंटिंग भी एक ही होगी, यानी वैल्यू सेम होगा। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो चाइना वाले क्वेश्चन के साथ ही मुझे देना चाहिए था, या उस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आप जान के रखिए, मैं बता देती हूँ आपको, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा जब तक आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी इज अ बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। यहाँ पर, और पता है यहाँ भी मैं बता दूँ, अगर मैं सिर्फ इसको हटा दूँ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सा पॉइंट है आपके डेमोक्रेसी के एडवांटेज के लिए, है ना। डेमोक्रेसी इज बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छा है। बस मैंने यहाँ एक्सप्लेन हाउ लगाकर इसे क्वेश्चन बना दिया है। तो यहाँ पर आंसर आप देख लो, डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। ये हमें अधिकार देता है, इजाज़त देता है कि हम अपनी मिस्टेक को सुधार सकें। हम अपनी मिस्टेक कैसे सुधारते हैं, तो इस बार हमने किसी को वोट दिया और नेक्स्ट टाइम पे हम किसी और को वोट देंगे। इस बार हमने वोट दिया, हमें लगा हमने गलत डिसीजन लिया था, सही नहीं था इनको वोट देकर, तो हम नेक्स्ट टाइम पे उनको वोट नहीं देंगे, हम अपने डिसीजन को सुधार सकते हैं ना।
फिर आप देखो इट मेक्स स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, ये हमें मौका देता है, जगह देता है जहां हम पब्लिक डिस्कशन कर सकें। जैसे मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि कोई भी वोट देने से पहले जब इलेक्शन आता है तो जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, इस बार किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, उसको वोट नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये हमें मौका देता है, स्पेस देता है पब्लिक डिस्कशन के लिए ऑन दीज मिस्टेक्स। देर इज ऑल्सो रूम फॉर करेक्शंस, यानी रूम फॉर, ये मैंने ऐसे डाल दिया है सो दैट, यानी हमें स्पेस मिलता है, रूम मतलब एकदम कमरे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, दैट मीन ये हमें स्पेस देता है, जगह देता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को जो है करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और दे कुड देमसेल्व्स बी चेंज्ड, या तो रूलर को कई अपने डिसीजन इसमें चेंज करने पड़ते हैं या फिर वो अपने आप को ही चेंज कर ले। दैट मीन गलत रास्ते चलेंगे तो आपको कोई वोट देने वाला नहीं है, आपके डिसीजन अगर गलत होते हैं, आपने अगर गलत कुछ कानून पास कर दिया है तो फिर आपको लोग वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से ये मौके देता है। दस वी कैन से दैट डेमोक्रेसी में नॉट बी the solution to all problems, it is still clearly better than any other alternatives। ये क्लियर है कि आज भी, इस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करूँ, यहाँ पे मैंने क्या डाला, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। हाँ, डेमोक्रेसी में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जितने भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, उन गवर्नमेंट होती है, उन सब में अच्छी फॉर्म जो है वो डेमोक्रेसी ही है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, पर मैं यहाँ बता दूँ, जैसे बुक जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको ये मिलने वाला है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का डिस्कशन होता है, उसमें बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि टीचर अगर आप कहते हो कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो क्यों नहीं आपके हमारे देश की गरीबी दूर हो जाती है, क्या डेमोक्रेसी की वजह से सारी पॉवर्टी दूर हो गई, एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो खत्म हो गई, नहीं हुई। तो यही बता रही हूँ कि ठीक है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे फॉर्म से अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और ये एक्चुअली आपको मैं बता दूंगी जब मैं आपको नाजिज में पढ़ा रही होंगी हिस्ट्री का ये चैप्टर, तो उसमें आप देखोगे कि हिटलर ने जो रूल किया, क्या स्थिति उनके कंट्री में लोगों की थी, तो उससे आप बहुत अच्छी कंडीशन पे हैं। एक्चुअली आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जो हटा दिया गया पहले ही, दैट मीन पुराने बुक में मिलेगा, उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्कशन थे, लेकिन अब तो है नहीं, तो जब मौका मिलता है तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी और डेफिनेटली मैं रिलेट करती चलूँगी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रही होंगी तो। एनीवेज डियर, बहुत टाइम हो चुका है, वीडियो का साइज़ लंबा हो गया है। ओके, आप पढ़ो और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। एनीवेज, बाय डियर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।